तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटेड द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट इन द ईयर 2013। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या लेजिस्लेट किया? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है, जो लॉ है, उसे लेजिस्लेट किया कब? 2013 ईयर में। कौन से ईयर में? ईयर 2013 में। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमको। चलिए, तो आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड साइमल्टेनियसली सम न्यू ऑफेंसेस वर आल्सो एडेड टू द इंडियन पीनल कोड 1860। और उसी के साथ ही कुछ नए ऑफेंस ऐड किए गए। ठीक, कुछ नए ऑफेंस ऐड किए गए किसमें? इंडियन पीनल कोड 1860 में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमको, है ना। तो कुछ नए जो ऑफेंस ऐड किए गए इंडियन पीनल कोड 1860 में। मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मिस्टर ए जो है वो एक एम्प्लॉय है एक इंस्टीट्यूशन के, अगेंस्ट हुम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड फॉर कमिटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ अ फीमेल कलीग इन द ईयर 2012। तो मिस्टर ए के खिलाफ एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। किस चीज़ के लिए? सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट किया है किसके अगेंस्ट? एक फीमेल कॉलीग के अगेंस्ट, एक फीमेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट जिस कंपनी में वो काम करते थे, है ना। कौन से ईयर में? ईयर 2012 में। अब नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बनता क्या है कि 2012 में, है ना, मान लीजिए अगर उन्होंने वो गिल्टी भी हैं, ठीक, तो उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट कब किया? कब कमिट किया? 2012 में। तो अब हम जब अपने प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे तो प्रिंसिपल किस बारे में? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के बारे में। प्रिंसिपल के हिसाब से हम देखेंगे तो इनकी पेनल्टी प्लस पनिशमेंट, है ना, पेनल्टी और पनिशमेंट जो भी है वो उस हिसाब से ही रहेगी जैसी 2012 में थी। ठीक है ना, वैसी रहेगी ना। और 2013 में जो भी इंक्रीज आया है वो इनकी इंक्वायरी पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, है ना। वो बात अलग है कि अगर प्रोसीजर में कुछ चेंज हुआ तो बात अलग है ना। बात यही है, यही हमारा प्रिंसिपल कहता है। चलिए, तो हमारा आर्टिकल, हमारा ऑप्शंस क्या कह रहे हैं कि सच इंक्वायरी इज वैलिड एज पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंप्लेंट वाज मेड आफ्टर द एक्ट केम इनटू फोर्स। ये कह रहा है कि भाई ये जो इंक्वायरी है वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्योंकि जो कंप्लेंट है वो कब हो चुकी थी? वो इस एक्ट के आने से पहले हो चुकी थी। दूसरा बोल रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 will not be applicable as the matter does not relate to an offense। ये कह रहा है कि भाई आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैटर एक ऑफेंस से रिलेट नहीं करता है। किससे रिलेट नहीं करता है? एक ऑफेंस से रिलेट नहीं करता है। और सी बोल रहा है एज द एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2013 एनी इंक्वायरी अंडर सच एक्ट इज इनवैलिड। ठीक। और डी बोल रहा है ओनली इंक्वायरी में बी कंडक्टेड बट नो पीनल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम आफ्टर सच इंक्वायरी। डी बोल रहा है कि भाई सिर्फ इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है लेकिन कोई किसी भी तरीके का कोई भी पीनल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता है। बात समझ में आ गई। चारों ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारा? पहला कह रहा है कि वैलिड है भाई, क्यों? क्योंकि जो एक्ट है वो उसके बाद आया कंप्लेंट होने के। दूसरा कह रहा है कि नहीं एप्लीकेबल है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्यों? क्योंकि ये मैटर ऑफेंस से रिलेटेड ही नहीं है। और सी कह रहा है ये जो है 2013 में एक्ट पास हुआ और इंक्वायरी इसके अंदर जो भी होगी वो इनवैलिड होगी। ठीक है। और डी अगर देखेंगे तो डी कह रहा है कि भाई ओनली इंक्वायरी में भी कंडक्टेड, कि सिर्फ इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है लेकिन किसी भी तरीके का पीनल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमको। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारा सबसे सही आंसर इसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में क्या होती है? इंक्वायरीज होती है ना।
सिर्फ इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है और पीनल एक्शन तो वहां पे लिया नहीं जा सकता। ठीक, तो ये क्या कर सकता है, ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है पर किसी भी तरीके का कोई भी पीनल एक्शन ये उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते। ठीक है, पीनल एक्शन का काम कौन करता है, लॉ करता है, कोर्ट करता है। कौन करता है, लॉ करता है, कोर्ट करता है। बात समझ में आ गई है ना, बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 वुड नॉट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कौन से एक्ट को, लेजिस्लेचर के कौन से एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, कौन से एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ए बोल रहा है एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एनहेंसिंग द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर का एक ऐसा टर्म जो क्या कर रहा हो, जो जेल इम्प्रिजनमेंट के टर्म को बढ़ा रहा हो, जेल जाने की सजा जो है उसमें वृद्धि कर रहा हो, उसे बढ़ा रहा हो, उसे इंक्रीज कर रहा हो। दूसरा एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एनहेंसिंग द अमाउंट ऑफ फाइन, या फिर लेजिस्लेचर का कोई ऐसा एक्ट जो कि फाइन के अमाउंट को बढ़ा रहा हो। किसके अमाउंट को बढ़ा रहा हो, फाइन के अमाउंट को बढ़ा रहा है। तीसरा एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर चेंजिंग द पनिशमेंट ऑफ डेथ टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर का ऐसा एक्ट जो, ठीक है, क्या कर रहा है, पनिशमेंट ऑफ डेथ, अगर किसी एक्ट, किसी ऑफेंस में आपको डेथ पनिशमेंट मिलती है उसे वो चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर रहा है। और डी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर चेंजिंग द नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम सिंपल टू रिग्रेस। ठीक है, और एक ऐसा एक्ट लेजिस्लेचर का जो इम्प्रिजनमेंट के नेचर को क्या कर रहा है, सिंपल से रिग्रेस कर रहा है। ठीक है, सिंपल से कैसा कर रहा है, सिंपल से रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट बना रहा है। बात समझ में आ गई। तो देखिए पहले में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट में इंक्रीज कर रहा है ना। दूसरे में ये क्या कर रहा है, दूसरे में ये अमाउंट ऑफ फाइन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तीसरे में ये क्या कर रहा है, तीसरे में ये पनिशमेंट को डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और चौथे में ये इम्प्रिजनमेंट को, इम्प्रिजनमेंट की रिग्रेसनेस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो हमने जो हमारा ये जो पढ़ा था, क्या कहते हैं इसको, पैसेज है ना, पैसेज और प्रिंसिपल को जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था कि भैया सिंपल सा एक फंडा है, और वो फंडा क्या है, वो फंडा ये है कि इंक्रीज 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 डिक्रीज, है ना। तो जब भी कोई पनिशमेंट अगर एक्ट करने के बाद इंक्रीज हो रही है तो वो फिर इंक्रीज्ड पनिशमेंट किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं मिलेगी किसी ऐसे एक्ट के लिए जिसे वो ऑलरेडी कमिट कर चुका है ना। तो हम सीधी सी बात है, यहाँ 3 में इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वालों को तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस जो है वो अफेक्ट करने ही वाले हैं। सिर्फ सी जो कह रहा है कि भाई डेथ सेंटेंस को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना दिया गया है ना, तो वो पनिशमेंट, वो जो लेजिस्लेचर है उसे हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, बात कोई दिक्कत, बात कोई परेशानी चलिए नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, कौन सा क्वेश्चन आएगा। 102 के बाद 101 आता है ना, लेकिन यहाँ तो 103 आ गया, अब क्या करें, चलिए 103 देख लेते हैं, है ना। तो 103 क्वेश्चन देखते हैं। 103 क्या कह रहा है, उसके बाद आपका 4 है और 4 के बाद हमारा 5 है। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। थोड़ा सा और ये बचा है क्वेश्चन पेपर, ये यहाँ खत्म होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की ओर। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि मिस्टर ए इज एन स्टूडेंट ऑफ लॉ एज्ड 19 ईयर्स। मिस्टर ए जो है वो लॉ के एक स्टूडेंट है जिनकी एज कितनी है, जिनकी एज है 19 साल, 19 ईयर्स। ही इज सोशली एक्टिव एंड एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन एवरी सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट। वो सोशली एक्टिव है और क्या करते हैं, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ऑन एवरी सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट। वो हर तरीके के सोशल और पॉलिटिकल इवेंट पे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ऑफ द नेशन, है ना, नेशन के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। किसके थ्रू करते हैं वो, किसके थ्रू, वो करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक, मिस्टर एक 19 साल के बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे, है ना, लॉ के स्टूडेंट हैं और देश के हर सोशल और पॉलिटिकल मुद्दे पे ये अपने
है ना, हर सोशल और पॉलिटिकल इवेंट पे क्या करते हैं, ये अपने व्यूज देते हैं, ये अपने विचारों को प्रकट करते हैं ना, और किस किस मीडियम के थ्रू करते हैं, ये करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। इन वन ऑफ हिज ब्लॉग, और अपने एक ब्लॉग में ही सीवियरली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ चेंजिंग नेम्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, और एक उसमें उन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिसमें वो सिटीज और टाउन्स के नाम चेंज कर रही थी, उसे सीवियरली क्रिटिसाइज किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई ये गलत है। He also stated that the government is biased towards a particular religion, और उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है वो बायस्ड है किसकी तरफ, एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ, ठीक। The said blog was posted on 19 अप्रैल 2020, और ये ब्लॉग कब पोस्ट किया गया, 19 अप्रैल 2020, लॉकडाउन चल रहा था, भाई साहब के पास कोई काम नहीं रहा होगा, ठीक, तो उन्होंने पोस्ट कर दिया। एंड सब्सिक्वेंटली एन अमेंडमेंट वाज मेड टू इंडियन पीनल कोड, और सब्सिक्वेंटली एक अमेंडमेंट आ गया किसमें, इंडियन पीनल कोड में, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि हेट स्पीच वाज मेड अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस एंड पनिशमेंट वाज प्रिस्क्राइब, ठीक। हेट स्पीच को एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस बनाया गया, हेट स्पीच को एक अलग से अलग ऑफेंस बनाया गया, और उसके लिए पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की गई, ठीक। चलिए, An action was brought against him under this said provision for the blog, और उसके अगेंस्ट एक्शन लाया गया इस ब्लॉग के लिए उस प्रोविजन के अंडर, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमॉन्ग दी फॉलोइंग, हमें क्या करना है, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है अमंग दी फॉलोइंग ऑप्शंस, है ना। चलिए, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मिस्टर ए मे बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हेट स्पीच एज द ब्लॉग वाज नॉट रिमूव्ड आफ्टर द अमेंडमेंट। ये कह रहा है कि भाई क्योंकि अमेंडमेंट होने के बाद मिस्टर ए ने उस ब्लॉग को रिमूव नहीं किया था, वो ब्लॉग वहीं पे था, वहीं पे पोस्टेड था उसी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो वो हेट स्पीच के अंदर लाइबल हो सकते हैं, पहली चीज ये। दूसरा कि मिस्टर ए मे बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हेट स्पीच एज आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डज नॉट कवर सच एरियाज। दूसरा बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है वो अभी भी लाइबल हो सकते हैं किस चीज के लिए, हेट स्पीच के लिए, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है हेट स्पीच को कवर नहीं करता है, ठीक। सी बोल रहा है मिस्टर ए मे नॉट बी लाइबल फॉर द ऑफेंस बिकॉज द एक्ट वाज डन बिफोर द अमेंडमेंट। ये कह रहा है कि भाई मिस्टर ए जरूरी नहीं है कि लाइबल हो, क्यों, क्योंकि जो एक्ट है वो कब किया गया था, वो अमेंडमेंट के पहले किया गया था। और डी, मिस्टर ए मे नॉट बी लाइबल फॉर द ऑफेंस एज हिज ब्लॉग वाज इनोसेंट एंड अ फेयर क्रिटिसिज्म। और डी बोल रहा है कि मिस्टर ए शायद लाइबल ना हो, क्यों, क्योंकि उनका जो कमेंट था, उनका जो ब्लॉग था वो एक फेयर कमेंट था और इट वाज आउट ऑफ इनोसेंस, ठीक। इनोसेंस में उन्होंने लिख दिया था, बहुत इनोसेंट थे मिस्टर ए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि उन्होंने ब्लॉग लिखा, ठीक, ब्लॉग वाज अंडर हेट स्पीच, ठीक, हेट स्पीच वाज नॉट अ क्राइम। चलिए, वो चल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो हेट स्पीच के अंडर आ गया, तब क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी उसे डिलीट करना? तब तो वो एक क्राइम हो गया था ना, और वो एक परमानेंट क्राइम था। समझ रहे हैं बात को? देखिए, वो कोई मर्डर तो है नहीं, है ना, वो कोई मर्डर तो है नहीं, ठीक, जो आपने कर दिया, डेड बॉडी जल गई, कब्र में दफना दी गई, अब क्या है, खत्म। आया मर्डर के लिए कानून, मर्डर के लिए लाइबल बनाया गया लोगों को, आप नहीं बने, एक्सपोज फैक्टो लॉज लग गए वो तो, है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक ब्लॉग है ना, जो परमानेंटली लिखा हुआ है, ठीक, परमानेंटली लिखा हुआ है। कल तक ये एक ऑफेंस में नहीं था, लेकिन आज से ये एक ऑफेंस बन गया है, तो क्या अब आपको इसे डिलीट नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। तो क्या होगा कि मिस्टर ए मे बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हेट स्पीच एज द ब्लॉग वाज नॉट रिमूव्ड इवन आफ्टर द अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद भी उन्होंने उसे हटाया नहीं, है ना, क्योंकि वो एक परमानेंट फॉर्म ऑफ क्राइम है, क्योंकि वो तो जब तक रहेगा तब तक लोगों की रीच में आएगा, तब तक वो हेट स्पीच फैलाएगा। तो जब अमेंडमेंट आ गया तो मिस्टर ए आपको, क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आपको वो अमेंडमेंट आपको अमेंडमेंट नहीं हटाना था, आपको वो अपना ब्लॉग हटा देना चाहिए था, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद।
बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडरिंग द फैक्ट सिचुएशन गिवन इन द अबव पैसेज द पार्लियामेंट पासेस अ लेजिस्लेशन इन सितंबर 2020। ऊपर वाले पैसेज की फैक्ट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, है ना, कंसिडरिंग द फैक्ट सिचुएशन इन द अबव पैसेज, तो पार्लियामेंट क्या करता है, एक लेजिस्लेशन पास करता है सितंबर 2020 में। किसमें? सितंबर 2020 में। वेयर बाय एन अमेंडमेंट इज मेड टू द जुवेनाइल एक्ट, और जिसमें जुवेनाइल एक्ट में एक अमेंडमेंट किया जाता है ना। एंड नाउ अ पर्सन बिलो द एज 20 वुड बी अ जुवेनाइल, और उनकी एज क्या कर दी जाती है, उनकी एज 20 साल कर दी जाती है, और बोला जाता है कि ऐसा आदमी जो कि 20 साल से नीचे है वो क्या माना जाएगा, वो जुवेनाइल माना जाएगा, है ना। और स्पेशल प्रोसीजर वुड बी फॉलोड फॉर हिज ट्रायल, और उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। अब देखिए पहला वाला क्या कहता है, इंक्रीज इन पनिशमेंट, और दूसरा कहता है न्यू ऑफेंस, है ना, एडिंग ऑफ न्यू ऑफेंस। ये दोनों तो अफेक्टेड है किससे, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉस से। लेकिन जो हमारा तीसरा टाइप था वो क्या था, स्पेशल प्रोसीजर वाला, वो अफेक्टेड नहीं था जहाँ तक आपको याद हो, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि जुवेनाइल बना दिया गया, अब उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, क्या ये उसके अंदर आएगा? हाँ, नहीं आएगा ना। क्या ये किसके अंडर, क्या ये इसके अंदर आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के अंदर? क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अफेक्ट करेगा इसे? नहीं करेगा। ये बात हम समझ गए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मिस्टर ए वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जुवेनाइल एज इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द स्कीम ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1। नोप्स, बिल्कुल आएगा ये तो, है ना। मिस्टर ए वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जुवेनाइल बिकॉज द अमेंडमेंट केम आफ्टर ही कमिटेड द ऑफेंस। नो, ये प्रोसीजर से रिलेटेड है, इसे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अफेक्ट नहीं करता है। मिस्टर ए वुड बी कंसिडर्ड एज जुवेनाइल एंड ट्राइड अंडर द न्यू प्रोसीजर। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर होगा कि मिस्टर ए को जुवेनाइल माना जाएगा और उन्हें नए प्रोसीजर के अंडर उन्हें क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा। उनका जो ट्रायल होगा वो नए प्रोसीजर के अंडर होगा, है ना, जैसा कि 104 क्वेश्चन में हमें बताया गया है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, कंसिडरिंग द फैक्ट सिचुएशन इन द थर्ड क्वेश्चन टू द पैसेज, है ना। अब क्या करना है, हमें वही मिस्टर ए वाली फैक्ट सिचुएशन को कंसिडर करना है इन द थर्ड क्वेश्चन टू दिस पैसेज, है ना। द पार्लियामेंट पासेज अ लेजिस्लेशन फॉर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स। अब पार्लियामेंट क्या करता है, एक नया लेजिस्लेशन पास करता है अबाउट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक, अंडर विच एनी ऑफेंडर बिलो द एज ऑफ 21 विल नॉट सर्व द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन अ प्रिजन। और उसमें वो क्या बोलता है कि 21 साल से छोटा कोई भी आदमी ऑफेंडर होगा वो क्या करेगा, वो सेंटेंस सर्व नहीं करेगा प्रिजन में, वो प्रिजन में सेंटेंस सर्व नहीं करेगा। इंस्टेड ही विल सर्व द सेंटेंस इन अ प्रोबेशन हाउस। इंस्टेड वो कहाँ पे सर्व करेगा, वो प्रोबेशन हाउस में सेंटेंस सर्व करेगा। नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला बोल रहा है मिस्टर ए विल गेट द बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, कि भाई मिस्टर ए को इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बोल रहा है मिस्टर ए को बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 से। तीसरा बोल रहा है ये मिस्टर ए का डिस्क्रिशन है, वो जेल जाना चाहे या प्रोबेशन हाउस। तो चौथा बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। तो फिर से वही बात आती है कि यहाँ पे ना पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया, ना ही कोई नया ऑफेंस ऐड किया गया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लेस किया गया है ना, या फिर बोले तो रिड्यूस किया गया है, किसे, पनिशमेंट को, या फिर एक कोई नए तरीके का प्रोसीजर लाया गया है, या कुछ रिलीफ की बात की गई है। तो ये चीज़ जो है वो अफेक्टेड नहीं है किससे, 20 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ए बी बोल रहा है मिस्टर ए विल नॉट गेट, नो, और सी बोल रहा है उनके डिस्क्रिशन पे। देखिए लॉ में ऑफेंडर के डिस्क्रिशन पे कुछ नहीं होता, जो जज साहब सुना देते हैं वही फाइनल होता है ना। तो ये भी गलत है, नन ऑफ दी अबव हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ए हमारा आंसर सही है, जो कि क्या कह रहा है कि मिस्टर ए को बेनिफिट मिलेगा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, है ना। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का जो है इन्हें बिल्कुल मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई, बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारा क्लैट 2020 है ना, 2020
एंड 20, इससे बुरा आज तक शायद कोई साल आपने हमने देखा नहीं है ना। तो ये 2020 हमारा ख़त्म होता है। 2020 के बाद अब हम इसी तरीके के और भी क्वेश्चन में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन हमें इतने प्रैक्टिस कर लेना है यहीं पे कि जब हम एग्ज़ाम में जा कर के बैठे हैं तो शायद हमारे पास और कुछ ना बचे, है ना, जो कि ऐसी कोई चीज़ ही ना बचे जो आज तक हमने सॉल्व ना की हो, ठीक। अभी इस साल के क्लैट 2020 के बाद के क्वेश्चन पेपर्स में से निकाला जाएगा, है ना, के लिए मतलब जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स है वो मैं कोशिश करूंगा जितने मुझे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स मिल जाएंगे मैं इकट्ठे करके उन पे क्वेश्चंस बना के आपके लिए लेकर के आऊँ, है ना। और भी जितने क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ वो भी हम डील कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक। तो अगर यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो इन्हें एक बार घर जा कर के रिवाइज करिए, सारे क्वेश्चंस को पढ़ के देखिए, पढ़ने के बाद उन्हें समझिए, ठीक, और सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो एक बार वीडियो को समझिए, वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को देख के भी समझ में नहीं आता है आपको तो फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करने की करिए हमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि बेसिकली हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। देखिए क्या होता है कि जहाँ तक हमारे लिए न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, उतना ही हमारे लिए प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। किसकी? क्वेश्चंस की, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा वैरायटी हमें आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैरायटी हमें आ जाएगी, है ना। और जितनी ज़्यादा वैरायटी के हम क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही इजी हमारे लिए कहाँ हो जाएगा? क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा। समझ गए बात को? मेरी बात में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में अगर इजी करना है तो यहाँ पे अभी टफ कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन पेपर में इजी हो गया तो उसका फ्रूट मिलेगा हमें, है ना, और वहाँ पे हमें इजी करना ही है। यहाँ पे हम कितनी भी मेहनत कर ले अगर वहाँ चीज़ें इजी लगने लगी ना, क्योंकि देखिए यहाँ बैठ के हम जिस लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उनका लेवल होगा 100, और आपके क्वेश्चन पेपर में जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर आएंगे ना उनका लेवल पता है क्या होगा? उनका लेवल होगा सपोज 70 के आसपास, है ना। इतने टफ क्वेश्चन वो लोग नहीं बनाते हैं जितने टफ क्वेश्चन हम लोग हमारी कोचिंग क्लासेस में या घर पे या जहाँ पे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे से हम प्रैक्टिस करके जाते हैं। बात समझ गए? बात क्लियर है? तो लेवल जो है वो यहीं का ज़्यादा रहता है, लेवल कभी भी क्लैट का ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर हमें क्लैट को पढ़ना है, क्लैट को समझना है तो बिल्कुल यहाँ से तैयार होकर के जाना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो ये हमारा क्लैट 2020 का पेपर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक, आशा करता हूँ मैं ऐसी, है ना। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू ऑल। अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के, आप सभी ने ये वीडियो देखा। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। मैं इस सोच के जा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक। और जो नहीं हुई होंगी तो हम घर पे जाकर के एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो भी हमें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक्स, थैंक यू सो मच।